हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय चैनल जीआरएफ वाइब्स। सो गाइज, आज स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 5 जो कि हमारी पेपर 1 की ऑल यूनिट 10 की जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या फिर पीवाईक्यू से रिलेटेड सेशन रहता है। इसके 4 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। इसमें लगभग पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे सारी यूनिट से। विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following are the vital elements of pedagogical skill? हमेशा क्वेश्चन में और आंसर में ऑप्शंस में ट्राई करो कीवर्ड ढूंढने की। इस क्वेश्चन में कीवर्ड है पेडागोजिकल स्किल। इसका मतलब आपको पेडागोजिकल स्किल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पता होनी चाहिए। सो पेडागोजिकल स्किल्स का मतलब होता है जो एक टीचर की वो स्किल्स जो कि चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने में काम आती है। इसके अलावा 2 वर्ड और भी होते हैं। पेडागोजी के अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है एंड्रागोजी एंड एक होता है ह्यूटागोजी। पेडागोजी छोटे बच्चों के लिए, एंड्रागोजी अडल्ट्स के लिए, लेकिन इसमें टीचर क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। ह्यूटागोजी ये जो टोटली होती है, इसमें स्टूडेंट क्या करता है, सेल्फ मैनेज्ड लर्नर होता है, यानी खुद से सीखने की कोशिश करता है। सो इस क्वेश्चन में देखिए पेडागोजिकल स्किल के बारे में इसमें पूछा गया है कि एक टीचर के अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो अपनी सर्विस को बेटर तरीके से स्टूडेंट्स के सामने रिप्रेजेंट कर पाए और स्टूडेंट्स उसको इफेक्टिवली तरीके से समझ पाए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कंटेंट नॉलेज। क्या एक टीचर को कंटेंट की नॉलेज होना जरूरी है? यस, ऑब्वियसली। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सेकेंड लिखा है पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर। अब ये बात बताओ कि लर्नर की पर्सनैलिटी कैसी है, वो दिखने में कैसा है, उसका लुक कैसा है, क्या ये मैटर करता है रियली में? नहीं करता। मैटर करता है टीचर को कितना आता है, उसके पास कितनी अच्छी स्किल्स है, वो कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा है। लर्नर कैसा दिखता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो मैटर नहीं करता, बस उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए सीखने के लिए। सो ऑप्शन बी रिलेवेंट नहीं है। सी में लिखा है स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑन लर्निंग। ओबियसली स्टूडेंट को जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो समझ में आने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। डी लिखा है इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर। ये देखो मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे पेडागोजिकल स्किल्स पूछा गया है टीचर के बारे में, स्टूडेंट सेंटर क्वेश्चन नहीं है ये। सो इंटेलिजेंस तो बाद में मैटर करती है, वो तो स्टूडेंट के अंदर क्रिएट भी की जा सकती है। सबसे पहले मैटर करता है उसके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए, उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए सीखने की। सो ऑप्शन डी से बेटर है यहाँ पे ऑप्शन ई टीचिंग स्ट्रेटेजी। उस टीचर की स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है, वो किस तरीके से किस फॉर्म में बच्चों को पढ़ा रहा है, किन किन चीज़ों का यूज़ करके कितना इफेक्टिवली तरीके से पढ़ा रहा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। सो यहाँ पे सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, ए, सी एंड ई, जो कि ऑप्शन फोर्थ में दिए हैं। सो गाइस, ऐसे क्वेश्चन आप रट नहीं सकते, आपको कॉमन सेंस के बेस पे करने होंगे। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी हिसाब से आप आंसर ढूंढने की कोशिश करो। क्वेश्चन इसके बाद ये पढ़ लेते हैं। पेडागोजी मतलब होता है इज द टीचिंग ऑफ चिल्ड्रेन और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। मतलब ये ऐसे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है जो कि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते, वो टीचर पे डिपेंड होते हैं। ये टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी होती है। बट एंड्रागोजी इज द फैसिलेशन लर्निंग फॉर अडल्ट। अडल्ट इसमें खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको बीच बीच में फैसिलेट करना होता है बाय द टीचर हु आर सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर। बट ह्यूटागोजी इज द मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग फॉर सेल्फ मैनेज्ड लर्नर। ये लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है, इसमें लर्नर खुद से सीख सकते हैं। सो ये 3 कॉन्सेप्ट लगभग पूछे ही जाते हैं हर शिफ्ट में, तो ये आपको पता होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देर आर 5 डिफरेंट पेडागोजिकल अप्रोच। अभी इस क्वेश्चन में ये अप्रोच पूछी गई है, हो सकता है कल को 1-2 ऑप्शन चेंज हो जाए। सो ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि पेडागोजिकल स्किल्स क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए एक टीचर के अंदर, द कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ मतलब उनका एक फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, कोलैबोरेट करना आना चाहिए। द रिफ्लेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, इंटीग्रेटिव अप्रोच होनी चाहिए, एक साथ मिलके पढ़ सकें। एंड फाइनली द इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ पेडागोजिकल अप्रोच है जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एनटीए का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, स्वयं स्वयं प्रभा मूव प्लेटफॉर्म्स। तो क्वेश्चन है कि स्वयं प्लेटफॉर्म्स फैसिलिटेट्स होस्टिंग ऑफ ऑल कोर्सेज टॉट इन क्लासरूम।
स्वयं में प्लेटफॉर्म में कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं? क्या 5th से लेके पीजी तक, या फिर 11th क्लास से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, या फिर क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएट? ये क्वेश्चन 2023 का ही है। इसमें राइट आंसर होगा 9th क्लास से लेके पीजी तक। सो गाइस, स्वयं के बारे में और स्वयं प्रभा के बारे में आपको ऊपर ऊपर से नहीं, पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफी डेप्थ में बना है, सो इसका राइट आंसर होगा 4th। स्वयं क्या है? इज एन इंडियन गवर्नमेंट मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म, मूक प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर अ वास्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज लर्नर्स। स्वयं की जो फुल फॉर्म है वो बहुत बार पूछी जाती है रिपीटेडली। इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग माइंड्स। आपको एग्जाम में यंग की जगह यूथ दिया जा सकता है, या कुछ और वर्ड दिया जा सकता है, एस्पायरिंग की जगह कुछ और दिया जा सकता है। सो आपको ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में अपने मार्क्स कभी लूज मत करना। द करंट स्वयं प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाय, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NPTEL, IIT मद्रास विद द हेल्प ऑफ गूगल। सो ये नीचे वाली लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में काफी क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द एप्रोप्रिएटनेस, मीनिंगफुलनेस एंड यूजफुलनेस of the specific inferences made from measures is called। ये तीनों वर्ड आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आंसर्स में ऑप्शन में दिया है पैरेलल टेस्ट रिलायबिलिटी, इंटररेटर रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। इसका आंसर होगा 4th। आपने दो चीजें जरूर पढ़ी होंगी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रिलायबिलिटी को हमेशा याद रखो RC से, रिलायबिलिटी को कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा याद रखो, वैलिडिटी को हमेशा याद रखो एक्यूरेसी के साथ, VA या फिर AV के साथ। ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, हमारे पास रिजल्ट बार बार सेम आ रहा है, मैटर ये नहीं करता कि वो रिजल्ट सही है या गलत है, बस वो रिजल्ट हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है, कंसिस्टेंसी वहां पे फॉलो हो रही है, दैट इज रिलायबिलिटी। बट ऑन द अदर साइड अगर वैलिडिटी की बात की जाए तो रिजल्ट एक्यूरेट आना चाहिए, रिजल्ट बिल्कुल सही आना चाहिए, वो होता है वैलिडिटी। इस क्वेश्चन में अप्रोप्रिएटनेस, मीनिंगफुलनेस एंड यूजफुल इन्फ्रेंस के बारे में पूछा गया, जो परिणाम होता है उसके बारे में। सो इसका आंसर वैलिडिटी होगा। इन तीनों ऑप्शन में रिलायबिलिटी दिया है वो नहीं होगा। Reliability and validity are both about how well a method measures something. Reliability refer to consistency and validity refer to the accuracy of a measure. ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है। Question number 4, in survey based research in social science, when you decided to tell participants something false about the purpose of the research you are using, अगर आप सोशल साइंस में कोई सर्वे कर रहे हैं तो वहां पे अगर पार्टिसिपेंट्स को आप बता के रिसर्च कर रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं कुछ फॉल्स पर्पस ऑफ योर रिसर्च, तो वो क्या कहलाएगा? अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है एक्टिव डिसेप्शन, ये इसका राइट आंसर होगा। वो कैसे? क्योंकि जो रिसर्चर है वो पार्टिसिपेंट्स के साथ डिसेप्शन तो कर रहा है, यानी धोखा तो कर रहा है, लेकिन एक्टिव कर रहा है, ना कि पैसिव। एक्टिव डिसेप्शन का मतलब है कि वो पार्टिसिपेंट्स उस बारे में अवेयर हैं, इंटेंशनली रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को बता के रिसर्च कंडक्ट कर रहा है। बट पैसिव डिसेप्शन होगा उस केस में जब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता ही ना हो, वो अवेयर नहीं हो, जब रिसर्चर ने पार्टिसिपेंट्स को फुल इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, या धोखे में रख के या छुपा के वो सर्वे कंडक्ट कर रहा हो। ठीक है, सो एक्टिव डिसेप्शन होगा इसका राइट आंसर, या क्योंकि यहाँ पे लिखा है when you decide to tell participants, जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको पार्टिसिपेंट्स को बता के रिसर्च करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मैथमेटिक्स,
A takes twice as much time as B takes and thrice as much as C complete a job. A लेता है B से 2 गुना टाइम ज़्यादा, C से 3 गुना टाइम ज़्यादा. By working together A, B, C तीनों मिलके 4 घंटे में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं. क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ऑफ देम सेपरेटली टू कंप्लीट द जॉब. अलग अलग अगर सेपरेट होकर वो काम करते हैं तो तीनों को अलग अलग कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है. सो A, B, C का रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि A है वो C से 3 गुना टाइम लेता है, B से 2 गुना. सबसे पहले हम C का एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि मान लो C का 2 हो गया तो 2 का 3 गुना टाइम कितना होता है 6, वो लेगा A. और B का 2 गुना टाइम ले रहा है मतलब 6 का हाफ कितना होता है 3. अब ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है. A B के अकॉर्डिंग 2 गुना टाइम ले रहा है और C के अकॉर्डिंग 3 गुना टाइम ले रहा है. आगे बोला है कि तीनों मिलकर अगर उस काम को करते हैं तो 4 घंटे लेते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में वो 4 घंटे लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रेशियो, वो हम निकाल सकते हैं. इसके लिए मैंने आपको मेथड बताया था टाइम एंड वर्क में. ए अगर 6 आवर लेता है, बी मान लो 3 घंटे लेता है, सी 2 घंटे लेता है, ये हमने रेशियो निकाला है. तो टोटल जो काम है वो कैसे निकलेगा, जब इन तीनों का एलसीएम हम निकाल लेंगे. एलसीएम इन तीनों का आएगा 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1. ये क्या है ए की कैपेसिटी. बी को इसमें बी की जो 3 आवर लेता है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3. ये हैं ए बी सी की इंडिविजुअल जो कैपेसिटी हैं 1, 2 एंड 3. अब तीनों की मिलके कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 2, 3 और 3 6. मतलब तीनों मिलके 6 काम 1 घंटे में कर सकते हैं. टोटल है 6. तो तीनों मिलके ही पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये लोग 4 घंटे लेते हैं, लेकिन तीनों मिलके 6 काम है और 6 ही तीनों मिलके एक साथ कर लेते हैं, उनकी कैपेसिटी है. तो मतलब 1 घंटे में तीनों मिलके काम कर लेते हैं हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन में 4 घंटे लिखा है. इसका मतलब ये हुआ कि एक की जो वैल्यू है 1 आवर की वो क्वेश्चन में 4 दी गई है. तो यहाँ से एक्चुअल रेशियो हम निकाल सकते हैं कितने घंटे उनको रियल में लगे होंगे. सबको 4 से मल्टीप्लाई करके तो ए को एक्चुअल में कितना टाइम लगा होगा 24 आवर उस काम को कंप्लीट करने में, बी को लगा होगा 12 आवर और सी को लगा हुआ 8 आवर. यही क्वेश्चन में पूछा गया था इंडिविजुअली उसको उनको कितना टाइम लगने वाला है. ये आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए में 24, 12 एंड 8 आवर तीनों को ए बी सी को लगने वाला है इस काम को कंप्लीट करने में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इक्वल्स टू 2, जेड इक्वल्स टू 52, कैट इक्वल्स टू 48, बैट इक्वल्स टू 46, देन इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगी. अब ए हमें पता है ए की पोजीशन हमेशा क्या होती है 1. 2 दी गई है मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2 आ गया. जेड की पोजीशन हमें पता है कितनी होती है 26. 52 वैल्यू दी गई, इट मीन्स अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया तभी 52 आया. सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया होगा. सी 80, सी आता है कौन सी पोजीशन पे 3rd पे. 3 इंटू 2 6 प्लस ए 1 पे आता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2. टी 20 पे आता है, 20 इंटू 2 40 होता है, ये टोटल आ जाएगा 48. ये दिया गया है. बैट की भी इसी तरीके से निकलेगी. बी दूसरे नंबर पे आता है मतलब इसकी 4 वैल्यू हो जाएगी, इसकी 2 और इसकी 40, 46 आ जाएगी. ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे. तो इसी तरीके से हमें निकालनी है रेट की और मेट की. आर ए टी प्लस एम ए टी. आर कौन सी पोजीशन पे आता है क्यू आर 18 पे. 18 इंटू 2 करना है 36. ए फर्स्ट पे आता है, इसकी वैल्यू 2, टी की 40 प्लस एम कौन सी पे आता है 13 पे. 13 का डबल कितना होता है 26 प्लस 2 प्लस 40. अब ये कितना हो गया, इसको ऐड करना है जो कि राइट आंसर होगा. 40 प्लस 40 80, 110, 120, 130 और 130 प्लस 16 146. ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का. ठीक है, ये इस तरीके से निकाला गया है, जो भी पोजीशन है उसको डबल करके ऐड किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है. इस स्लाइड में इस पीपीटी में वही क्वेश्चन है जो 2023 के हैं, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है. इफ s is an even integer then which of the following are true.
अगर s को हम एक इवन इंटीजर मानते हैं, मान लो s की वैल्यू हम 2 अज्यूम कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, कोई भी इवन नंबर, लेकिन सबसे छोटा नंबर हमें अज्यूम करना चाहिए। s की वैल्यू मैंने मान ली 2 है। अब इन सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये फिट होना चाहिए, यही पूछा गया कि कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा। चूज द करेक्ट आंसर। s प्लस 1 विल बी ओड। अब s अगर इवन नंबर है, प्लस ऐड करेंगे तो ओड होगा डेफिनेटली। 2 में प्लस 1 करेंगे तो ये तो ओड नंबर आ जाएगा, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा है। बी में लिखा है 2s, आई थिंक ये प्लस है यहाँ पे, 2s प्लस 1, 2s कितना होगा 4 प्लस 1, ये भी 5 आएगा, मतलब ये भी ओड नंबर आएगा। देन लिखा है s2 प्लस 1, मतलब वही है, s है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 प्लस 1, ये भी 5 आएगा, ये भी ओड आएगा। s2 माइनस 1, s2 माइनस 1 का मतलब है 4 माइनस 1 3, ये भी ओड आएगा। s2 प्लस 2, 4 प्लस 2 ये 6 आ जाएगा, ये गलत है, मतलब ए बी सी डी चारों सही है, ई वाला गलत होगा, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, आफ्टर इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाई 25%, कोई भी आर्टिकल है उसकी सेलिंग प्राइस में 25% का इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज हमने क्या पढ़ा था, 25% का मतलब होता है 1/4। पहले उस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 4 थी, 25% का इंक्रीज हुआ, मतलब 1 का इंक्रीज हुआ, आर्टिकल की वैल्यू 4 से 5 हो गई। ठीक है, ये ओल्ड वाली प्राइस है और ये न्यू वाली प्राइस है। आगे क्वेश्चन में लिखा है द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिकम 250, बट अकॉर्डिंग टू आवर रेशियो न्यू वाली प्राइस हमारी 5 निकल के आई है। क्वेश्चन में इसकी ओरिजिनल वैल्यू 250 दी गई है, तो यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितनी आएगी 50। अब हमारी ओरिजिनल ओल्ड प्लस न्यू प्राइस निकल के आ जाएगी, वो कैसे, न्यू वाली प्राइस तो हमें दे दी गई है 250 है, ओल्ड वाली कैसे निकलेगी, अगर एक रेशियो की वैल्यू 50 है तो 4 की वैल्यू कैसे निकलेगी 200, मतलब उस आर्टिकल की पहले 200 रुपये प्राइस थी, फिर 25% का इंक्रीज हुआ और ये 250 हो गई, ये है ओरिजिनल। आगे क्वेश्चन में लिखा है नाउ अ डिस्काउंट ऑफ 25% इज ऑफर्ड ऑन द न्यू प्राइस, ये वाली न्यू प्राइस है, इस पे 25% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 250 का 25% डिस्काउंट कितना होता है 1/4, और ये हो जाएगा 250/4, 125/2, इतना डिस्काउंट उसको 250 में से दिया गया है। अब ये नंबर हमें माइनस करना होगा 250 में से, क्योंकि इतना डिस्काउंट है, तो 250 में से अगर हम 125/2 माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा 500, ये हो जाएगा, और ये 125/2, तो आंसर आएगा 375/2, ये न्यू वाली प्राइस आफ्टर डिस्काउंट आ जाएगी, क्योंकि 250 में हमने 25% का क्या दिया डिस्काउंट दिया। अब ये वाली हमारे पास ओल्ड प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट, ये वाली हमारे पास न्यू प्राइस है। क्वेश्चन में पूछा है अब हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो कैसे निकालेंगे। अब इस वैल्यू को आप देखो, ये आपको पता है 200 से कम है और ओल्ड वाली 200 है, डेफिनेटली लॉस हुआ है, प्रॉफिट तो नहीं हो सकता जब 200 से वैल्यू कम होके 200 से कम हो गई। कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है ये हमें परसेंटेज में निकालना है, लॉस हुआ है लेकिन परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू 200 से 375/2 हो गई तो कितना कम हुई, तो मतलब 200 में से ये माइनस करना होगा हमें 375/2, ये कितना आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 400 माइनस 375/2 25/2, ये हुआ है हमें लॉस। 25/2 का मतलब होता है 12.5, ठीक है, 12.5% का लॉस हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी मीडिएटेड और एमीडिएटेड। स्टेटमेंट 2 लिखा है ऑन इट्स पार्ट मोस्टली मास कम्युनिकेशन नीड नॉट बी मीडिएटेड। अच्छा क्वेश्चन है, मास कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया मेरे काफी वीडियोस में। पहला स्टेटमेंट लिखा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल की बात नहीं की गई है, इंट्रापर्सनल में होता है खुद से बातें करना, बट इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच में होने वाली कम्युनिकेशन। अब ये मीडिएटेड होती है या एमीडिएटेड, ये क्वेश्चन में पूछा गया, क्या ये दोनों हो सकती हैं। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। वो कैसे,
दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन किसी मीडियम के थ्रू भी हो सकती है। मीडिएटेड का मतलब है अगर आप किसी मीडियम का यूज कर रहे हो बिटवीन द कम्युनिकेशन, ठीक है। सो अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है, कोई मीडियम हम यूज नहीं कर रहे, कोई डिवाइस का यूज नहीं कर रहे, तो वो क्या होगी, वो होगी नॉन मीडिएटेड या एमीडिएटेड कम्युनिकेशन। बट मीडिएटेड दो लोगों के बीच में या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कब होगी, जब वो लोग फोन पे बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, मैसेज में बात कर रहे हैं, वो तो दो लोगों के बीच में बात रही है, लेकिन उनके बीच में एक मीडियम आ गया, एक डिवाइस आ गई, तो वो मीडिएटेड भी हो गई और एमीडिएटेड भी हो गई। यही क्वेश्चन में पूछा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2 लिखा है ऑन इट्स पार्ट मोस्टली मास कम्युनिकेशन नीड नॉट बी मीडिएटेड, ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में कुछ और याद रखो या ना रखो, ये बात बिल्कुल याद रखो, मास कम्युनिकेशन इज ऑलवेज ऑलवेज ए मीडिएटेड कम्युनिकेशन, हमेशा मीडिएटेड कम्युनिकेशन का यूज होता है। क्योंकि ये जो वर्ड लिखा है मास मतलब लार्ज गैदरिंग, लार्ज गैदरिंग में बिना मीडियम के बात करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मास कम्युनिकेशन की, वो यही होती है कि इसमें मीडियम यूज किया जाता है, ये मीडिएटेड कम्युनिकेशन होती है। सो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ही उल्टा लिखा है, ऑपोजिट लिखा है। राइट आंसर होगा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। जब मैंने आपको गाइज अलग से एक वीडियो बनाया था पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक्स को लेके, जहां से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आप वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन में इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन भी लिखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इज इंटेंडेड टू मेक लर्नर एक्वायर न्यू, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है, उनका लर्नर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो क्या एक्वायर कर सकते हैं। नॉलेज, बिहेवियर, सॉफ्ट स्किल, वेज ऑफ एग्रेसिव एटीट्यूड या हाइपर रिएक्शन। अब ये टॉपिक अगर किसी ने नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पहले किसी ने नहीं देखा, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। वो कैसे, आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव है, कौन सा ऑप्शन नेगेटिव है। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में डेफिनेटली लर्नर एक्वायर करेगा, मतलब ग्रहण करेगा नॉलेज को, बिहेवियर को एंड सॉफ्ट स्किल्स को। बट वेज ऑफ एग्रेसिव एटीट्यूड और हाइपर रिएक्शन दोनों ही यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शन दिए हैं, जो कि इसका आंसर नहीं होंगे। एग्रेसिव एटीट्यूड अगर उसके पास लर्नर एक्वायर कर रहा है तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, और अगर हाइपर रिएक्शन लर्नर का है तो वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। सो राइट ऑप्शन ए बी सी, वो की फर्स्ट ऑप्शन में दिए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस ये थे आज के 10 क्वेश्चन। अब ये क्या है, ये है किसी स्टूडेंट का डाउट, जो कि एमपी सेट का अभी जो एग्जाम हुआ था 27 अगस्त को, उसमें क्वेश्चन आया था सेट ए में 17 नंबर क्वेश्चन। किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन था, मुझे उसका सॉरी नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने उनको बोला था कि आज के सेशन में उनका डाउट कवर किया जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाना था, सो दैट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। क्वेश्चन में पूछा है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड, ग्रेप वाइन संचार में शामिल नहीं है। इसका मतलब 3 ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं ऐसे दिए होंगे जो कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं, फोर्थ वन आपको सेलेक्ट करना है जो कि एग्जाम्पल नहीं है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का। अब गाइज ये क्वेश्चन इतना आपको डेप्थ पूछा गया है कि यहाँ पे ग्रेप वाइन या फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात तो आती है, खैर बाद में आती है, लेकिन अगर आप अवेयर हो टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, देन आप क्वेश्चन को बना सकते हो। क्योंकि ये क्वेश्चन इतना डेप्थ में पूछा गया है कि आपको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल का पार्ट आता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, देन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के भी पार्ट आते हैं, टाइप्स आते हैं, आपको वो पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। सो गाइज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं 4 टाइप मेनली जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट टाइप स्ट्रेंड चैन सिस्टम, सेकंड क्लस्टर सिस्टम, थर्ड प्रोबेबिलिटी सिस्टम,
फोर्थ गोसिप चैन सिस्टम। ये चारों होते हैं स्ट्रेंड चैन सिस्टम, क्लस्टर चैन सिस्टम, प्रोबेबिलिटी चैन सिस्टम, गोसिप चैन सिस्टम। ये होते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको ये वाले 3 ऑप्शन तो टाइप दिए हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के डायरेक्टली, लेकिन फोर्थ वन आपको दिया है मेटा कम्युनिकेशन। अब स्ट्रेंड चैन कम्युनिकेशन क्या होता है? एक इंसान के पास कोई इंफॉर्मेशन है, ए के पास, उसने बी तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई, बी ने सी तक पहुंचाई, सी ने डी तक पहुंचाई। स्ट्रेंड चैन सिस्टम ये है फर्स्ट टाइप, ठीक है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का। सेकंड टाइप क्लस्टर सिस्टम क्या होता है? एक इंसान के पास इंफॉर्मेशन है, उसने, इसमें होता है क्लस्टर और प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में क्या किया जाता है कि रैंडमली किसी को भी बता दिया जाता है, लेकिन क्लस्टर में सेलेक्टेड लोग, मतलब एक यहाँ पे हमारे पास ए इंसान है, वो अपने सेलेक्टेड लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। जैसे इसने बी को सिलेक्ट किया, अब ये ऐसे नहीं है कि ये हर किसी को रैंडमली जो भी इसके सामने आएगा इंफॉर्मेशन दे देगा। इसका सिलेक्टेड पर्सन था बी, अब बी अपने सिलेक्टेड पर्सन, हो सकता है इसका सी हो, इसका डी हो, अब सी अलग से अपना सिलेक्टेड और डी अपना अलग से सिलेक्टेड। ये होता है क्लस्टर चैन कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सिस्टम होता है, एक इंसान के पास इंफॉर्मेशन है, वो रैंडमली उसके सामने जो भी आ रहा है सबको वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। ए ने बी को दे दी, ए ने एक साइड सी को भी दे दी, अब बी ने डी को दे दी, ई को दे दी, सी ने फिर एफ को दे दी, जी को दे दी। इस तरीके से ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी चैन सिस्टम। लास्ट गोसिप, ये आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। एक ही आंटी के पास यहाँ इंफॉर्मेशन है, अब वो बी को भी बताएगी, सेम सी को बताएगी, डी को बताएगी, ई को बताएगी, एफ को बताएगी। जैसे हमारी कॉलोनीज में होता है ना, एक आंटी सबको जो भी चल रहा है हमारी कॉलोनी में सब कुछ बता देती है। ये होता है गोसिप चैन सिस्टम, दैट इज अ टाइप ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। सो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा गया था टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन से आप अवेयर हैं या फिर नहीं हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये तीनों ही टाइप ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के हैं, और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है एग्जांपल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। मतलब तीनों टाइप हो गए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, तीनों इसका आंसर नहीं हो सकते। डज नोट क्वेश्चन में पूछा है तो इसका आंसर होगा डी। अब डी कैसे होगा? आपको पता होना चाहिए मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। मेटा कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेशन अराउंड कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन की भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका मतलब है जब सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंचता है तो रिसीवर उस सेंडर के मैसेज का कैसे इंटरप्रिटेशन करता है, कैसे मीनिंग निकालता है, वो होती है मेटा कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि आपकी हायर एजुकेशन बहुत स्ट्रोंग है। अब मैंने एक पॉजिटिव वेज में उसकी तारीफ की कि आपकी हायर एजुकेशन अच्छी है, ठीक है, आपकी हायर एजुकेशन स्ट्रोंग है। लेकिन उस स्टूडेंट ने हो सकता है मतलब ये निकाल लिया हो कि इसका मतलब है मेरी सिर्फ हायर एजुकेशन स्ट्रोंग है, बाकी यूनिट्स क्या वीक हैं? क्या आपका मतलब ये है कि मुझे बाकी यूनिट्स नहीं आती? हालांकि मेरा इंटेंशन ये नहीं था, लेकिन रिसीवर ने या फिर स्टूडेंट ने उस मैसेज को कैसे इंटरप्रेट किया, ये कहलाता है मेटा कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। आई होप जिसका भी डाउट था ये क्लियर हो गया होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन पढ़ना जरूरी था, जो कि मैंने बता दिया है। सो इसका आंसर, उनका डाउट ये था कि चैन सिस्टम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि चैन सिस्टम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, सो दैट ये नहीं हुआ। आंसर होगा मेटा कम्युनिकेशन। सो गाइज, ये था आज का सेशन। 10 क्वेश्चन भी बता दिए, डाउट भी बता दिए, सारे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको मेरा मेथड समझ में आया होगा। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग सारी अपडेट यहाँ पे मिलेंगी। नेट एंड जेआरएफ के रिगार्डिंग कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज जेआरएफ वाइब्स नाम से है। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट हो, ये अच्छा डाउट था, सो दैट मैंने डिस्कस कर लिया। हो सकता है बाकी लोगों को नहीं पता हो टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।